अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर हूँ। मौजूद हूँ आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। और आज का जो सफ़र है, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आज का सफ़र थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा उसको संभालना पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रिक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप लोगों की फरमाइश, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे घर में रहते हुए बिस्मिल्लाह, हलीम कैसे बनता है। आज तो जी आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने काम शुरू करने से पहले ही आपको अपने सफ़र का नाम बता दिया है कि क्या चीज़ कैसे की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। हलीम हलीम मैं आपको बता चुका हूँ, कल भी एक सफ़र था हमारे पास दालचा। वो ये सब एक ही फैमिली है और बेसिकली ये कंप्लीट मेन कोर्स है। अब आपकी ओन चॉइस है कि आप इसको राइस के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, लेकिन आप इसको बग़ैर किसी चीज़ के भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियानी प्याज, इनको हमने काट लेना है, स्लाइस कर लेना है और इनको थोड़ा सा नरम करेंगे। अच्छा, हलीम मैं यहाँ पे चिकन का बना रहा हूँ, आप बीफ का बनाएं, सेम पैटर्न, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल हम लेंगे। चूल्हा रेडी। ताकि प्याज जो टाइम लगेगा कटने में, उस बीच ऑयल हमारा रेडी हो जाए। प्याज को थोड़ा सा पकाना है। दालचे में कल आप सबको याद होगा कि हमने प्याज को नरम किया था। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम हलीम बना रहे हैं चिकन में, और क्योंकि दिन ऐसे हैं, नज़र न्याज आप कर सकते हैं और बहुत सारे घरों में महफिलों में होती है, तो मुख्तलिफ खाने सर्व किए जाते हैं। तो 2 अदद प्याज जनाब, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। कल हमने, याद होगा आपको, बोटियां काटी थी, लेकिन आज बोटियां नहीं कटेंगी। लंबाई में चिकन को काट लें, स्ट्राइप जिसको हम कहते हैं, ताकि हमें रेशा हलीम का थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। चिकन प्याज को जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा पकाना है। और नरम होने के बाद, मतलब नरम से भी लगभग 2 लेवल ऊपर होने चाहिए। लेकिन ब्राउन प्याज जो होती है, जो तली हुई प्याज या ब्राउन प्याज या उसको लाल प्याज भी कहते हैं शायद, उससे 1 लेवल नीचे। तब कच्चापन प्याज का 110% ख़त्म होना चाहिए, वो चीज़ हो। और इसके लिए चूल्हे की लो को तेज़ हमने करना है, ताकि शुरू में जो प्याज का पानी है
वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छा, हलीम के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं। घर का हलीम अलहदा स्टाइल में बनता है, बाज़ार का हलीम अलहदा स्टाइल में बनता है। कुछ लोग, मैं अपनी बात या ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बहुत अजीब अजीब राय है, और मैं जब सुनता हूँ मेरे कान में जुमले आते हैं तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा भाई, शायद इनकी सोच ऐसी होगी या इन्होंने कभी चीज़ मिली होगी। कुछ लोगों का कहना है कि जी इसमें रूई शामिल होती है, कुछ लोग इसमें न जाने कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। हलीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रिक होती है। हाँ, कुछ जगहें ख़ास तौर पे कमर्शियली कुछ जगहों पे ये ज़रूर होता है कि ब्रिंजल छील के उसका जो पर्पल कलर का छिलका होता है उसको हटा के अंदर का जो लेसदार गूदा होता है वो शामिल किया जाता है, वो भी कमर्शियल बेस के लिए, ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए, लेस बड़ा अच्छा आ जाए और खाने वाले को बड़ा मज़ा आए। क्योंकि ब्रिंजल पकने के बाद बड़ा मज़ेदार हो जाता है। बैगन की बात कर रहा हूँ। कहीं भिंडी का भी इस्तेमाल होता है, भिंडी का भी यही अमल होता है कि जब वो भिंडी पकते पकते तैयार गल जाती है और अगर वो फट जाए तो वो अपने तमाम खाने को, यानी कि जो भी ग्रेवी होती है उसको लेसदार कर देती है। और इतना ज़्यादा लेस होता है भिंडी में कि वो खाना जो सालन होगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई क्रीम टाइप की चीज़ बन गई है। लेकिन ये कमर्शियल पार्ट्स हैं, याद रखिएगा मेरे इन जुमलों को। घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है, और एक्चुअल जो सही हलीम है उसके अंदर इन किस्म की किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं है। प्योर दालें हैं, गंदम हैं, और थैंक यू वेरी मच, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ क्योंकि लोग कमर्शियल के लिए कम लागत लगा के ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या इस किस्म की चीज़ें करते हैं, तो अब सोचें कि दालें और गोश्त कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर इसके अंदर 2 या 3 किलो ब्रिंजल डाल दिए जाएँ तो ब्रिंजल सस्ते हैं। और वो तो जो पुराने और बासी ब्रिंजल होते हैं उनको ढूंढते हैं, क्योंकि अंदर का गूदा होता है, गूदा तो उनको चाहिए होता है, साबुत पकाने नहीं है, तो वो सस्ते पड़ते हैं, उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब 10 किलो हलीम खुद ब खुद 15 किलो हो जाएगा, और जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेस बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप बाइट लेंगे तो आप बोलेंगे वाह वाह, हलीम बड़ा मज़ेदार है, क्या शानदार लेस है, ये देखें। इस तरीके से आप चम्मच से उठा उठा के उसका लेस चेक करेंगे। भाई ये ट्रिक ज़रूर है। और एक्चुअल हलीम जो बना है वो बीफ हलीम बना है, याद रखिएगा, बड़े गोश्त का। क्योंकि एनर्जी की कमी को दूर करने के लिए या ताकत की कमी को दूर करने के लिए हलीम वजूद में आया कि कोई ऐसा खाना बनाया जाए जो कम खा के ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। जी, मेरा नाम हबीबा है। जी हबीबा। जैसे आपको पता है सर्दियाँ आने वाली है, तो आप हमें सूप सिखाइएगा और डोनट सिखाइएगा। ठीक है, तो आपके घर में सर्दी कब होने वाली है? नवंबर दिसंबर में। ओहो, आपके घर में नवंबर दिसंबर में सर्दी होने वाली है? जी। चलिए, और आप मुझे डोनट सिखाइएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, छोटे टमाटर हों तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई इसकी कैद नहीं है। लेकिन प्याज का पकना बहुत कीमती है, याद रखिएगा। अगर प्याज में ज़रा से भी आपने तवज्जो नहीं दी तो हलीम से वो जायका, जो मज़ेदार एक ओरिजिनल जायका होता है, वो हम हासिल नहीं करते। तो बात हो रही थी कि हलीम जो है वो वजूद में आया बीफ के फ्लेवर के साथ, क्योंकि बीफ के प्रोटीन, जितनी हम प्रोटीन खाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, दालों में भी प्रोटीन है, चिकन में भी है, फिर सब जगह प्रोटीन, लेकिन बीफ रेड मीट जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है, हमारे मसल्स के लिए बहुत कीमती होती है। जितने बड़े बड़े पहलवान, अगर आपके जान पहचान में या फैमिली में कोई ऐसा हो जो पहलवान टाइप का या बड़ी मतलब एक्सरसाइज इस किस्म की, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि प्रोटीन या गाय का गोश्त कितना ताकतवर है।
अच्छा जनाब, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस प्याज को अनदर 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँ तो ये लाल हो जाएगी। अब मैं इसकी लुक आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा क्लोज करके कैमरा से दिखा दें इनको, मेरे देखने वालों को। ये आप देख सकते हैं अब ये ना नरम है ना लाल है, ठीक है। ये पॉइंट होना चाहिए, यानी कि प्याज बहुत अच्छी तरीके से पकी भी हो लेकिन लाल ना हो। जब ये कंडीशन आ जाए प्याज की तो फिर हमने इसके अंदर ये चिकन शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और चिकन जैसी फ्राई हो जाए, अपना कच्चापन ख़त्म कर दे, लुक चेंज कर दे, तो हमने इसके अंदर मसाले, टमाटर और दूसरी चीज़ें शामिल करनी हैं। अच्छा, कहीं ऐसा भी है कि आप इसमें टमाटर ना डालें, बगैर टमाटर के भी हलीम बन सकता है, सिर्फ दही की मकदार को आपको बढ़ाना होगा। याद रखिए, खाने में जहाँ दही का इस्तेमाल होता है या टमाटर का इस्तेमाल होता है तो या तो टमाटर का होता है या दही का होता है। आप दोनों को भी मिला सकते हैं या दोनों में से किसी एक चीज़ को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं किसी खाने के अंदर दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप टमाटर बढ़ा लें, दही को हटा दें। जैसे ये हलीम है, आप यहाँ पे टमाटर हटाना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, आपकी फैमिली को पसंद नहीं, टमाटर हटा के दही को बढ़ा लें, परफेक्ट वही जायका हम अपनी गिरफ्त में लेंगे। मेन मकसद होता है उस जायके को पकड़ना। यहाँ पे टमाटर को थोड़ा सा छोटा काट लेंगे और यहाँ पे मैं इसमें टमाटर शामिल करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, चिकन हमने ब्रेक में निकाल के और इसको कूटना शुरू कर दिया है। वही ट्रिक जो कल हमने आपको बताई थी। और साथ साथ दालों का दाना खूब अच्छी तरीके से गल चुकी हैं दालें, दाना खुल चुका है उसका। तो आप हल्के हल्के आपने इसकी घुटाई भी शुरू कर देनी है। प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि चॉपर मशीन, जूसर ब्लेंडर में इसको ना पीसें। हलीम की सारी जो कीमती लेस है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आप बोलेंगे कि ये हमने क्या कर दिया, इसमें लेस क्यों नहीं है। जब ये चिकन हमारी पूरी अच्छी तरीके से कुट जाए तो ये चिकन भी हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और दालें पहले, अच्छा इसके लिए अगर वो दाल घोटने की गोल वाली डोई होती है, दाल घोट की डोई होती है, आप उससे भी इसको घोट सकते हैं। और अगर इस किस्म का दाल घोटा आपको मिल जाए तो आप इससे भी इसको घोट सकते हैं। ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पहले आपने इस तरीके से इसको करना है और फिर ये चिकन अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि चिकन और गोश्त अच्छी तरीके से, चिकन का गोश्त और दालें और मसाला जो है वो कॉम्बिनेशन में कंप्लीटली आ जाए और एक जान होना शुरू हो जाए। नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं या इस वक्त आप नमक चेक कर लें। अच्छा, एक और चीज़, मिसाल के तौर पे आप कंप्लीट कुकिंग हो रही है और पानी, क्योंकि स्टीम कंटिन्यू चल रही है, चूल्हा नीचे दम पे रखा हुआ है तो इसकी भाप से इसका पानी ख़त्म हो रहा है, तो घबराइएगा मत कि हलीम बहुत गाढ़ा नहीं होता। कहीं आप सोचें कि भाई बहुत गाढ़ा हो गया ये, डरे ना। आप सादा पानी रूम टेम्परेचर का होता है वो डाल दें, थोड़ा नीम कुनकुना पानी करके वो डाल दें बगैर किसी डर के, क्योंकि अब दालें, दाना फट चुका है और दालें घुट चुकी हैं तो अब कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको
जूसर ब्लेंडर या चॉपर में आपने पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत होगी। चिकन हलीम पे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं या 3 घंटे समझ लें। और अगर बीफ हलीम बना रहे हैं, नॉर्मल बीफ है जिसको गलने में 1.5 घंटा लगता है, फिर अनदर जो काम है उसके अंदर भी 2 घंटे या ढाई घंटे आप शामिल कर लें, तो तकरीबन 4 घंटे का है बीफ हलीम का। और चिकन का 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपका ये हलीम तैयार हो जाएगा। यही वजह है कि यंगस्टर पूरी रात हलीम बनाते हैं और फिर सुबह सुबह उसको सर्व किया जाता है अपने ज़ारीन को। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि मैं पहले दिखा दूँ आपको कि इसकी थिकनेस कितनी हो चुकी है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये हलीम है मेरे हाथ में, ये इसका गाढ़ापन आ गया। ये अभी इसकी घुटाई बाकी है, ऐसा नहीं है कि ये तैयार है। अभी इसका लेस, जितना हम इसको घोटेंगे हलीम का लेस उतना अच्छा बनता चला जाएगा, ख्याल रखिएगा। यहाँ पे क्योंकि अब मेरे पास शो की टाइमिंग भी देखनी है तो थोड़ा सा, लेकिन आप लोग घर का हलीम बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा मज़ीद घोट लें ताकि बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा हलीम आप वजूद में ला सकें। और अगर मिट्टी की हांडी में बना लें, क्योंकि सिल्वर, पीतल, स्टील की तो कोई ऐसी हांडी नहीं है घरों में जो नीचे से गोल हो, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मिट्टी की जो हांडी होती है लेस जिस पे चढ़ा होता है वो ले लें, तो परफेक्ट उस पर हलीम बनेगा। और या फिर छोटी देग अगर घर में हो या किसी पकवान सेंटर पे हो, उनसे किराए पे मंगवा लें तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देग बड़ी ना हो, क्योंकि घर के चूल्हे पे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ हमने पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप पूरी रात हलीम बना रहे हैं और देग में बना रहे हैं और बड़ा वाला जो घोटा होता है वो है ताकत से लगा रहे हैं, तो फिर इसमें खड़ा गरम मसाला शामिल होगा ताकि वो अच्छी तरीके से पक के नरम हो, नरम होकर गोश्त की तरह मैश होना शुरू हो जाए। क्योंकि घर में इतनी मेहनत नहीं कर सकते खड़े गरम मसाले को इस तरीके से पका के पीसने की, तो हमने उसका ऑल्टरनेट ये निकाला कि हमने गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर लिया। और यहाँ पे हलीम मेरे हिसाब से कंप्लीट है, लेकिन थोड़ी सी घुटाई का अमल अभी बाकी है। और पानी आप देख लें कि आपको थोड़ा सा नरम हलीम चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पतला, तो पानी इसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हलीम मज़ा नहीं देता, वो पानी की तरह हलीम लगता है। और यहाँ पे जनाब, अब क्योंकि पानी हमने शामिल किया है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकूँगा दम पे। चूल्हे की लो को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक से वापस। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब वही ट्रिक जो हमने दालचे में की थी कि 1 या 2 जोश आ जाएं तो फिर हमने इसको ढक देना है। अच्छा, दालें तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे पहले की भीगी हुई हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं। लेकिन अगर बगैर भीगी हुई दालें आप इसमें शामिल करेंगे
तो फिर हलीम तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको तैयार होने में। लेकिन अगर 3 घंटे दालों को भिगो के आप इसमें शामिल करें तो फिर हलीम की टाइमिंग होगी, घर के बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटे घुटाई वगैरह सारे काम करके। और अब क्योंकि हम घर में इसको हम पीसेंगे नहीं चॉपर मशीन में, हम इसकी घुटाई करेंगे, लेकिन उससे पहले गोश्त का हम क्या करेंगे, वही ट्रिक इस अप्लाई करेंगे जो हमने कल अपने दालचा के चिकन पे अप्लाई करी थी कि चंद लम्हों में हमने चिकन को कूटा और वापस डाला, हमारी रेडी, हमने दाल की घुटाई करी और हमारा दालचा रेडी। यही ट्रिक आज हलीम के साथ भी होगी। ये घर के ट्रिक्स बता रहा हूँ, लेकिन बाज़ार के अंदर मामला दूसरे होते हैं। बड़ी देख होती है, चूल्हे की लोह यानी कि लकड़ी या गैस जो भी है वो तेज़ और बड़ी होती है और बड़ा वजूद होता है उसका, उसकी हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो जो हलीम घोटा होता है वो बहुत बड़ा और बहुत वज़नी होता है, तो उसकी अपनी ताकत से उसके अपने वज़न से गोश्त, क्योंकि बगैर हड्डी का गोश्त होता है, पकने के बाद नरम हो जाता है, तो वो ज़रा सा मेहनत लगती है, आधा पौन घंटा गोश्त गायब हो जाता है और लेस इसमें आना शुरू हो जाता है। हलीम का लेस कैसे आता है? एक दफ़ा मुझसे किसी ने ये भी सवाल किया था कि जाकिर भाई कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि हलीम में लेस आ जाए। मैं घर में हलीम बनाती हूँ लेकिन लेस नहीं आता, तमाम चीज़ें वही शामिल होती हैं, करते हैं जो हमने आप लोगों से सीखा। तो बस चुप रहा, मैंने उनकी पूरी बात सुनी और फिर आखिर में मैंने उनसे जुमला कहा कि जी आप करती सब कुछ सही हैं, मसाला भी वही आपने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम श्योर बहुत सारे लोग इसको लिख रहे होंगे। दालें भी आपने वही शामिल करी, तरतीब भी वो आपने वही रखी कि प्याज, प्याज के बाद चिकन, चिकन के बाद टमाटर, टमाटर के बाद मसाले, मसाले के बाद दही, दही के बाद आपने दालें और फिर पानी। परफेक्ट तरकीब है, चैलेंज कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई इससे बेहतर तरकीब नहीं आ सकती। लेकिन गलती कहाँ होती है आपसे? गलती ये होती है कि आप उस टेक्सचर को, जो टेक्सचर ये मेरा तैयार हो चुका है, जैसी दालें नरम हुई, गेहूँ नरम हुए, आपने इसको उठा के चॉपर मशीन में पीस लेती हैं, तो वहाँ लेस कभी नहीं बनेगा। लेस बनता है गेहूं और दाल और गोश्त की रगड़ाई से। जितना ये पिसेगा हलीम घोटे से, उतना हलीम में लेस बनेगा, याद रखिएगा। कमर्शियल बेसिस पे इसमें मैंने आपको बता दी 2 ट्रिक का इस्तेमाल होता है ताकि वज़न इसका बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, लागत कम लगे, लेस बढ़ जाता है, जायका बड़ा डिफरेंट हो जाता है और यूनिक सा जायका आ जाता है। वो आप ब्रिंजल का अगर गूदा इसमें डाल दूँ मैं अभी 2 या 3 ब्रिंजल का, तो इसका वजूद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जब मैं खूब अच्छी तरीके से इसको 2-3-4 घंटे लगा के घोट के मिक्स कर दूँ कि ब्रिंजल गायब हो जाए, तो आप पहचान नहीं सकते कि इसमें ब्रिंजल है, क्योंकि ब्रिंजल का अपना कोई जायका नहीं होता, याद रखिएगा। ना वो कड़वा होता है, ना मीठा होता है, ना फीका होता है, ना कोई और जाएगा, तो वो बाकी मसाले के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन उसका जायका बड़ा यूनिक सा होगा आम हलीम के मुकाबले में। यहाँ जनाब जोश इसमें आ चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, जब खूब अच्छी तरीके से उबलने लगे और ये भापे इसकी आने लगे, तो फिर चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा। अब मीठी आग, जो नरम आग होती है, उसका काम है, याद रखिएगा। अब आपने इसको पकने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, बीफ इस्तेमाल करें या चिकन इस्तेमाल करें, उसका भी ओवर कुक होना यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा गलना लेस में इजाफा करता है। अगर आप थोड़ा सा गोश्त को पका के निकाल लें तो वो गोश्त रूखा रूखा रहेगा, लेकिन वही गोश्त अगर ज़रूरत से ज़्यादा गल जाए, ओवर कुक्ड हो जाए, तो उस गोश्त की बोटियों में आप नोट करेंगे कि कुदरती लेस आ गया है। अभी मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना हम एक ड्रिंक की तैयारी कर लें। और ड्रिंक बड़ा सिंपल सा, क्योंकि दिन ऐसे हैं और शरबत जो है वो बड़ा
कीमती अमल होता है। 2-3 ख़ास पॉइंट शरबत के लिए। बाज़ लोग शरबत बनाते वक्त इसमें बादाम पिस्ते डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उबाल के छील के क्यों डालते हैं। शरबत में छिले हुए बादाम या छिले हुए पिस्ते या उबले हुए बादाम या उबले हुए पिस्ते नहीं शामिल करने चाहिए, क्योंकि इसका असल जायका तो यहाँ है। लेकिन मैं अगर इसको खूब अच्छी तरीके से उबाल के और छील दूँ तो इसका जो बादाम का अपना जायका और अपनी ताकत है वो 60% ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं कच्चे बादाम जो नॉर्मल मिलते हैं लेकिन अच्छी, और तकरीबन 25 ग्राम के बराबर और 25 ग्राम के बराबर पिस्ते मैं इसमें शामिल करूँगा। और यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ साबूदाना। ठीक है, थोड़ा सा जोश दे लीजिएगा भिगो के साबूदाने को। ये हमने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा भिगो दिया था। तो 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर थोड़ा सा हाफ बॉयल, याद रखिएगा फुल बॉयल मत कीजिएगा, वो साबूदाना हम शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करता हूँ तकरीबन आधा पाव के बराबर चीनी और बहुत थोड़ा सा दूध। और इसको अब हम खूब अच्छी तरीके से पीस लेते हैं ताकि साबूदाना, बादाम, पिस्ते, चीनी सबसे पहले मज़ेदार टेक्सचर तैयार हो जाए और वो इतना स्मूथ और इतना कीमती बने कि पीने वाले को एहसास ना हो कि इसमें क्या क्या हमने शामिल किया। याद रखिएगा ये बड़ी कीमती है। बास लोग घरों के अंदर पानी देते हैं, उसमें कच्ची चीनी डाल दी, चीनी डाल के उसको हल किया, उसमें शरबत डाल दिया, बहुत सारे ब्रांड है रेड सिरप के, वो डाल दिया और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, लो जी शरबत तैयार हो गया। बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते ऊपर से डाल दिए, वो भी शरबत है। लेकिन जायके की जो हम बात कर रहे हैं कि पीने वाला कहे कि वाकई मज़ा आ गया, वो चीज़ उसमें नहीं है। अच्छा, चीनी हमने कम रखनी है क्योंकि इसमें एक चीज़ का और इजाफा मैं करने वाला हूँ अभी चंद लम्हों में। जब तक ये अच्छी तरीके से पिस ना जाए, मशीन को बंद करें ताकि हर चीज़ वापस नीचे बैठ जाए और एक दफ़ा फिर दोबारा तेज़ नीचे से ऊपर दोबारा मशीन जब उसको पुश करती है तो वो रोटेट होता है, अच्छी तरीके से पिसता है। अब यहाँ पे रेड सिरप आप सबको पता है कि अच्छा ब्रांड मार्केट में कौन सा है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ओन चॉइस है जनाब। बाज़ लोगों की कुछ और पसंद होती है। रेड सिरप आप ले सकते हैं, इसके अंदर जिस मर्ज़ी ब्रांड का आप लें, लेकिन प्लीज़ जितनी अच्छी क्वालिटी आप लेंगे अपनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के लिए, आपका खाने का रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। तो तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर या आधा कप, हिसाब क्वार्टर कप का अच्छा है लेकिन आप आधा कप तक ले सकते हैं। ये शामिल करते हैं जनाब। अब ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है जिसमें बादाम, पिस्ते, चीनी, दूध सब शामिल है। और जब ये खूब बारीक पिस जाए, आपका टेक्सचर तैयार हो जाए, तो यहाँ मैं शामिल करूँगा चूल्हे की लो मज़ीद मैंने स्लो कर दी है। बाकी बचा दूध टोटल ½ लीटर मैंने इस्तेमाल किया है। यह ½ लीटर का रेशो है। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा जनाब बहुत मज़ेदार चीज़, रबड़ी शरबत में। ठीक है, तो यहाँ पे रबड़ी मैं लगभग आधा पाव के बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप खुद समझ गए होंगे कि शरबत का रेशो कहाँ आके रुकेगा। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करता हूँ। हमारा ये शरबत कंप्लीट है, सिर्फ इसमें आइस डालनी है और मैं सर्व करूँगा।
लेकिन वक्त है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मज़ेदार आइस इसमें शामिल कर दें, बहुत ज़्यादा भी मत शामिल कीजिएगा, ये तो शरबत का जायका ख़त्म हो जाएगा। और इसको अच्छा, रेड सिरप आप बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगे कि क्वार्टर कप कम है तो आप 1 कप तक रेड सिरप जाए, तो फिर वो जो चीनी हमने शामिल करी है आधा पाव, उसको बिल्कुल 50% यानी कि 50 ग्राम ले आइएगा। उससे ज़्यादा चीनी शामिल मत कीजिएगा क्योंकि ये फिर इतना मीठा हो जाएगा कि इसको कोई पी नहीं पाएगा, याद रखिएगा। शरबत जनाब हमारा बिल्कुल रेडी है। आप मेहमानों को आने वाले या कहीं आपने बांटना है, ऑफ़र कर सकते हैं एक ऐसा शरबत जो आप वाकई कहेंगे कि पीते ही कि वाकई मज़ा आ गया। ये लीजिए जनाब, ये शरबत हमारा डन, रेडी। शरबत हमारा रेडी है जनाब। अब अच्छा, अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध का इजाफ़ा कर सकते हैं, आपके पास गुंजाइश मौजूद है। अब जनाब वो जो चिकन है और दालें सारी तैयार करके हमने रखी थी, थोड़ी सी घुटाई हम कर चुके थे ब्रेक में, तो अब हम हलीम की तरफ चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है घुटाई की, क्योंकि मेरे पास शो की मजबूरी है और शो को भी मुझे कंप्लीट करना। असल चीज़ थी इसकी कॉम्बिनेशन, इसके मसाले, इसकी तरतीब, इसका तरीक़ेकार, वो मैंने आपको दे दिया। अब घुटाई जो है थोड़ी सी मज़ीद आप इसकी कर सकते हैं। और अगर घर में गोल पैंदे वाली कोई बर्तन हो या मिट्टी की हांडी हो गोल जो होती है, उसमें तो घुटाई बहुत शानदार होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में हलीम बनाने की तैयारी पे हैं तो एक मिट्टी की हांडी मंगवा लें, ज़्यादा महंगी नहीं होती, थोड़ी सी आप मंगवा लें, तो उसमें एक तो हलीम का जायका बड़ा अच्छा हो जाता है और दालें बड़ी अच्छी गलती हैं उसमें, और घुटाई बड़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पे जब चिकन या बीफ का गोश्त जो भी आपका है वो अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाए तो हलीम आपका आलमोस्ट तैयार है। बस थोड़ी सी घुटाई का अमल है इसका, और वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मेरे पास टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है हाथ से। मैं मज़ीद अगर रहा इसमें तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकूँगा, तो यहाँ मैं इसकी घुटाई को रोक रहा हूँ जनाब, और हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। शरबत आपने देख लिया, आपके घर के लिए, आपके मेहमानों के लिए, आपकी महफ़िलों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम का कलर आप देख सकते हैं, इसका थिकनेस देख सकते हैं। आप इसकी थोड़ी सी और घुटाई करना चाहते हैं, और करनी ही चाहिए क्योंकि अभी इसमें गुंजाइश है थोड़ी सी। ये आ गया जनाब हलीम। ये लीजिए। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा, रहम फरमा, क्योंकि तू रहीम है। तूने जो कुछ दिया तेरी मेहरबानी है, तूने खुशियाँ दी तेरी मेहरबानी है, तू गम देता है तेरी मेहरबानी है, तू बीमारी देता है तेरी मेहरबानी है। ऐ रब हम हर लिहाज से तेरे शुक्रगुज़ार हैं। बस ऐ रब एक छोटी सी इल्तिजा कि हम तुझसे जो दुआएं करते हैं वो तेरे महबूब का नाम लेके तुझसे दुआएं करते हैं। अपने उस महबूब के उस प्यार और उस एहसास जो तू अपने महबूब के साथ रखता है, अपने प्यारे आखिरी नबी के साथ रखता है, उस तुफ़ैल हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा ले जो हम तेरी बारगाह में रोज़ वो शब तुझसे करते हैं। हमें कुछ परेशानियां हैं,
ए रब तूने जो कुछ दिया वो बहुत काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी परेशानियां हैं और हम तुझे ना बताएं तो फिर किसे बताएं, क्योंकि मुश्किल कुशा तो तू ही है, हल करने वाला तो सिर्फ तेरी ज़ात है और रहम करने वाली भी तेरी ज़ात है। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तुझसे बड़ी ज़ात रहम करने की कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद